हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि हम लोग का केजीएमयू का जो मॉडल पेपर का सीरीज जो चल रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। बोला कौन सा जो ऐसा डिजीज़ है जो कि एयरबॉर्न के ड्रॉपलेट से ये जो क्या होता है ट्रांसमिट नहीं होता है। यानी इसमें नोट लगा दिया है तो इसका आंसर बदल जाएगा, जो कि छांटना उसको है जिससे एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है इन्होंने मीजल्स। हाँ, मीजल्स जो है होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एयरबॉर्न के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स भी होता है। चिकन पॉक्स मेनली जो है ब्लिस्टर जो होता है ना चिकन पॉक्स का, अगर आप ब्लिस्टर को भी टच कर दिया जाता है तो डायरेक्ट टच से भी ये होता है, या फिर अगर उसके म्यूकस को आप टच कर दे रहे हैं उससे भी हो जाएगा, या फिर अगर कफ कर रहा है, कफ या स्नेजिंग से भी अगर जो ड्रॉपलेट निकलेगा उससे भी हो जाता है। ठीक है, कफिंग या फिर स्नेजिंग से भी होता है, और ब्लिस्टर को डायरेक्ट भी टच कीजिएगा तब उससे भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोलियोमाइलाइटिस। जी हाँ, पोलियोमाइलाइटिस जो हम लोग का राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस जो है ये एयरबॉर्न के द्वारा नहीं होता है। तो इसमें नॉट पूछा है, यानी उसी को चुनना है जो कि नहीं होता है। तो ये पोलियोमाइलाइटिस ही है जो कि एयरबॉर्न के द्वारा नहीं होता है। ये होता कैसे है, तो पोलियोमाइलाइटिस होता है फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट के द्वारा होता है। अगर मान लेते कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, अगर उसका फीसेज अगर उसने पास आउट कर दिया, या फिर उसका जो अगर मानते हैं उस फीसेज को जो अगर वाटर में मिक्स होकर के आ गया और वो वहीं ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू अगर चला जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि ये मेनली टारगेट करता है इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद से क्या, उसके बाद उसके थ्रू ये इन्वेट करेगा इंटेस्टाइन को और जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को मेनली डैमेज करता है। डैमेज किसको करता है, डैमेज करता है स्पाइनल कॉर्ड को। जो पोलियोमाइलाइटिस जो है इन्वेट तो करेगा, इसमें पूछ ये क्वेश्चन ये भी एक आता है कि कौन से ऑर्गन को ये डैमेज इन्वेट करता है। ठीक है, इन्वेट करेगा तो इंटेस्टाइन को, क्योंकि फीको ओरल से जा रहा है तो इन्वेट करेगा पहले इंटेस्टाइन को। और ये डैमेज किसको करता है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा डैमेज किसको करता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। स्पाइनल कॉर्ड को मेनली ये डैमेज करता है। तो ये हो गया जो कि हम लोग का आंसर यही है, जो कि ये क्या होता है फीको ओरल के द्वारा होता है, न कि ड्रॉपलेट के द्वारा। तो हम लोग का आंसर ये निकल के आ गया। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस भी किसकी वजह से होता है, एयरबॉर्न के द्वारा ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न, यानी जो एयरबॉर्न से नहीं होता है उसको हम लोग को छांटना था, जो कि कौन सा है, तो पोलियोमाइलाइटिस है, जो कि आंसर हम लोग का वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नर्स इंगेज्ड इन सक्शन process of tracheostomy in situ patient who requires frequent suctioning, how long she should do suctioning every time। बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसको क्या ज़रूरत है, उसको सक्शनिंग करना है, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग करना है, तो उसमें कितना लॉन्ग, कितना देर तक, यानी पूछा है कि हाउ लॉन्ग शी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम, कितने देर तक सक्शनिंग किया जा सकता है। तो सक्शनिंग से रिगार्डिंग पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप पेशेंट का सक्शनिंग किया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है। हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है पेशेंट को। हाइपर ऑक्सीजनेट इन द सेंस उसको 100% ऑक्सीजन उसको दिया जाएगा पहले, यानी बिफोर और आफ्टर दोनों में किया जाता है। बिफोर एंड आफ्टर, यानी सक्शनिंग करने से बिफोर एंड आफ्टर, सक्शनिंग करने से पहले भी और सक्शनिंग करने के बाद भी उसको हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं पेशेंट तो पहली बार जब सक्शनिंग कीजिएगा तो रेस्पिरेशन वो लेगा नहीं, रेस्पिरेशन भी रुक जाता है उसको, और जो भी एयर है लंग्स में उसको भी आप निकाल ले रहे हैं, सक्शनिंग के द्वारा निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि ये उसको पास एयर रहेगा नहीं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए पूछ रहा है कि कितने देर तक किया जा सकता है, कितने देर से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 15 सेकेंड, नहीं 15 सेकेंड बहुत ज़्यादा होगा, 15 सेकेंड तक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपको ऑप्शन सी 30 सेकेंड, नहीं 30 सेकेंड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन डी जो कि 60 सेकेंड, ये भी नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इन्होंने 10 सेकेंड, यही हम लोग का आंसर है। बेसिकली ये 5 से लेकर के 10 सेकेंड तक किया जाता है। 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 से लेकर 10 के बीच में ही होना चाहिए। मैक्सिमम 10 तक कर सकते हो, 10 से ऊपर जब बढ़िएगा तो हो सकता है पेशेंट की डेथ भी हो जाए। इसीलिए इसका जो है 10 सेकेंड तक ही रखा जाता है। 10 सेकेंड तक ही उसका क्या होगा, सक्शनिंग किया जाएगा। और जब भी एक जैसे क्वेश्चन यहाँ से एक और अराइज होता है, क्या होता है
यहाँ से मान लेते हैं कि अगर आप सक्शनिंग मान लेते हैं, सक्शन ट्यूब लेके जा रहे हैं पेशेंट में, अगर सक्शन ट्यूब लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि सक्शन प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है। जब भी जब ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है तब अप्लाई नहीं किया जाता है। जब ट्यूब को हम लोग निकालेंगे, यानी सक्शन ट्यूब को जब 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 निकाला जाता है तब उसको सक्शन प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। क्योंकि जब सक्शन ट्यूब अगर लेके जा रहे हैं उसी टाइम पे सक्शन को प्रेशर को अप्लाई कर देंगे तो मे बी जो भी म्यूकस वगैरह रहेगा उसको क्या कर लेगा, एस्पायरेट कर लेगा और पेशेंट को डैमेज हो सकता है। इसीलिए जब भी ट्यूब को विड्रॉल करते टाइम ही आप लोगों को क्या करना है, सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को खासा ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू एन इन्फेंट द नर्स शुड परफॉर्म ऑल एक्सेप्ट। क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी क्या करना है कि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग किया जाएगा तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग किया जाएगा इन्फेंट में तो नर्स शुड परफॉर्म ऑल एक्सेप्ट, यानी सब कुछ करेंगे लेकिन कौन सा नहीं करना है। ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं एक्सेप्ट वाला, नॉट वाला, ये आपको कंफ्यूज करते हैं। ये सब चीज़ को एक बार आपको ध्यान में लेकर के आगे बढ़ना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है एस्पायरेट द ट्यूब, ठीक है। एस्पायरेट करेंगे पेशेंट कभी भी जब उसको इन्फेंट हो या फिर अगर एडल्ट में भी होगा, आप जब भी ट्यूब फीडिंग देते हैं तो पहले उसको एस्पायरेट करके देख लेते हैं कि क्या उसका जो कंटेंट है कहीं 100 ml से ज़्यादा तो नहीं है। कभी भी 100 ml से ज़्यादा होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है या फिर विड्रॉल कर दिया जाता है। डिले कर दिया जाता है फीडिंग को, क्योंकि प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में उसके स्टमक में फीड है तो नेक्स्ट उसको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उसको पहले एक्सपायरेट करके उसको कंटेंट भी चेक करते हैं और एक चीज़ ये भी चेक करते हैं कि क्या उसका प्लेसमेंट को भी चेक किया जाता है एक्सपायरेट करके कि हाँ ट्यूब का प्लेसमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। तो उसका जो पीएच चेक किया जाता है बेसिकली पीएच, क्योंकि पीएच क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अगर स्टोमक में रहेगा तो उसका पीएच क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए भी या फिर उसको कंटेंट कितना है उसको देखने के लिए भी एक्सपायरेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी किसको छोड़ करके तो एक्सपायरेट तो किया जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्लोली इंस्टिल 5 ml वाटर। कभी भी ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के दौरान कभी भी उसको क्या नहीं किया जाता है कि उसका जो है वाटर कभी भी इंस्टिल नहीं किया जाता है स्टार्टिंग में। क्योंकि जो फीडिंग देने के बाद आप उसको हो सकता है कि जो ट्यूब है उसको फ्लश करने के लिए जो भी जो कंटेंट है फीडिंग का जो कंटेंट है वो उसको फ्लश करने के लिए मतलब फीडिंग देने के बाद दिया जाता है, वाटर दिया जाता है जो कि नॉर्मल है। लेकिन फीडिंग देने से पहले आप उसको वाटर नहीं इंस्टिल कीजिएगा। तो यहीं हम लोग का ऑप्शंस क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर बी है यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, एक्सेप्ट, यानी क्या नहीं किया जाता है। तो हमने बताया एक्सपायरेट तो करेंगे ट्यूब को लेकिन कभी भी वाटर को वहाँ पे इंस्टिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं मेजर द एब्डोमिनल गर्थ। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करेंगे। हाँ ये भी चीज़ किया जाता है, क्योंकि उसको देख सकते हैं कि एब्डोमिनल गर्थ जब नापेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या उसका एब्डोमेन का जो स्वेलिंग मतलब फूला हुआ तो नहीं है, यानी कंटेंट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं है हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग एब्डोमिनल गर्थ को जांच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और कभी भी फीडिंग दिया जाता है तो सेमी फॉलोअर पोजीशन में ही दिया जाता है, क्योंकि रिस्क रहता है किस चीज़ का, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन का। जो क्या होता है कि एस्पायरेशन का रिस्क रहता है कि जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं तो मे बी वो पेशेंट क्या कर ले, एस्पायरेट कर ले उस चीज़ को। तो हम लोग का इसका आंसर क्या निकल के आया है, स्लोली इंस्टिल 5 ml वाटर। कभी भी जो वाटर को इंस्टिल नहीं किया जाता है फीडिंग देने से पहले। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ द वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट रिलायबल एक्यूरेट मेथड टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ एनजी ट्यूब आफ्टर इंसर्शन। देखिए ये भी क्वेश्चंस आपको बहुत बार और हर जगह क्वेश्चंस ये मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है कि मोस्ट रिलायबल है और एक्यूरेट है मेथड टू, मतलब उसको चेक करने के लिए कि जब आफ्टर इंसर्शन जब भी मतलब आप एनजी ट्यूब डाल रहे हैं उसको कि प्रॉपर प्लेसमेंट उसका हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो जब भी आप पहली बार जब प्लेसमेंट कर देंगे तो उसको कंफर्म किया जाता है कि क्या जो एनजी ट्यूब जो है वो कहाँ पे प्लेस हुआ है, स्टोमक में है या फिर कहीं लंग्स में तो नहीं चला गया है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है, एक्सरे होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपरली विजुअलाइज हो जाएगा, आप देख पाएंगे कि कहाँ पे उसका एग्जैक्ट प्लेसमेंट है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पाल्पेशन ऑफ स्टमक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है बी में क्या पूछ रहा है, पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग, ठीक है ये किया जाता है बट लेकिन बेस्ट नहीं है,
ये किया तो जाता है लेकिन सबसे बेस्ट या सबसे कॉमनली यूज ये नहीं किया जाता है। ये बेसिकली इसमें 5 ml एयर को जो है पुश किया जाता है स्टोमक पे और स्टेथोस्कोप से उसको सुना जाता है। यहाँ स्टोमक में, अगर स्टोमक में रहेगा तो वहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा करके जब सुनिएगा तो एयर का वहाँ पे मूवमेंट सुनाई देगा। तो ये किया जाता है, लेकिन ये बेस्ट कौन सा है? एक्सरे से आपको बेस्ट, क्योंकि आप उसको प्रॉपरली देख पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे, जो कि इसीलिए ये बेस्ट है सबसे। नेक्स्ट है डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर, ये भी नहीं किया जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आ गया? आपका एक्सरे जो है सबसे बेस्ट माना जाता है ट्यूब के, एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड। यही पूछ रहा है कि ट्यूब फीडिंग को कब क्या करेंगे? रोक देंगे। ये बोल रहा है कि डिलेड यानी इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड, मतलब कितना कंटेंट रहेगा या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को क्या कर देना है कि नेक्स्ट जो ट्यूब फीडिंग है उसको रोक देंगे कुछ देर के लिए, ताकि जो ऑलरेडी पहले से जो कंटेंट स्टोमक में पड़ा हुआ है वो पहले डाइजेस्ट हो जाए। तो क्या 20 ml अगर कंटेंट निकलता है तो हम लोग रोक देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 50 ml, नहीं ये भी नहीं है। 80 ml, ये भी नहीं है, जो कि एग्जैक्ट आंसर हम लोग का 100 ml, बट ये वैरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, जो कि आप इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन ये चीज़ वैरी करता है। मे भी हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग गाइडलाइंस हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर यही होता है कि जो कि 100 ml है। अगर 100 ml या फिर उससे ज़्यादा अगर कंटेंट रहता है तो हम लोग को जब भी फीडिंग देने से पहले उसको मेजर किया जाता है। अगर 100 ml से ज़्यादा है या फिर 100 ml के बराबर भी है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? फीडिंग को डिले कर देंगे, यानी रोक देंगे कुछ देर के लिए, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट पहले हो जाए, फिर नेक्स्ट फीडिंग देंगे। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है 100 ml। नेक्स्ट है इन लंबर पंक्चर नीडल इज इंसर्टेड बिटवीन। बोल रहा है कि लंबर पंक्चर के लिए नीडल को कहाँ हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली जो नीडल इंसर्ट करने के लिए, लंबर पंक्चर के लिए, एलपी के लिए जो है नीडल इंसर्ट करने के लिए प्रॉपर जो है प्लेसमेंट देखने का पहली बात तो ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का आपका पहले पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ ख़त्म होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो उसका एंड पॉइंट जो होता है, एंड होता है कहाँ पे? जो कि सेकेंड जो है लंबर वर्टेब्रा जो होता है, सेकेंड लंबर वर्टेब्रा के जो पोजीशन पे क्या हो जाता है, ये एंड करता है, यानी समाप्त होता है, जो कि कहाँ पे? एडल्ट में ये सेकेंड लंबर वर्टेब्रा तक रहता है। और वहीं अगर इन्फेंट या चिल्ड्रन की बात किया जाए तो ये थर्ड लंबर वर्टेब्रा तक रहता है। तो इससे ये पता चला कि कभी भी हम लोग को लंबर पंक्चर में ये ध्यान रखना होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग इंजर्ड ना करें। तो ऑब्वियस बात है, जब सेकेंड और थर्ड तक क्या रह रहा है कि एडल्ट में सेकेंड तक रह रहा है और इन्फेंट में थर्ड तक रह रहा है, तो इतने लेवल तक तो हम लोग नहीं देंगे। उसके नीचे वाले लेवल में हम लोग क्या करेंगे? उसको नीडल को इंसर्ट करेंगे ताकि इंजरी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो चिल्ड्रन की बात कर रहा है या फिर एडल्ट की बात कर रहा है। जब स्पेसिफाई नहीं किया रहता है तो हम लोग को क्या माना जाता है? एडल्ट मानेंगे इसको। इस क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक नहीं पूछा है तो हम लोग इसको एडल्ट को मानते हुए, फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वहीं अगर एडल्ट की बात किया जाए तो एडल्ट में हमने आपको बताया था क्या है कि सेकेंड तक वो रहता है। तो इसीलिए हम लोग को, और इसमें आंसर L2 से L3 तक भी लगा सकते हैं, बट हम लोग को बेस्ट माना जाता है L3 से लेकर के L4 के बीच में ही लगाया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन है और उसका मोस्टली सेफ जो पोजीशन, सेफ जो साइड रहता है वो L3 से लेकर के L4 तक जो माना जाता है एडल्ट में। वहीं अगर इन्फेंट या चिल्ड्रन में अगर पूछ दे, अगर इन्फेंट में पूछ देता या क्वेश्चन बदल जाता, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता होता, यहाँ पे इन्फेंट अगर पूछता, यहाँ पे पूछा तो नहीं, यहाँ पे एडल्ट लेकिन मान लिए हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे इन्फेंट रहता है इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या हो जाता है? L4 से लेकर के L5 तक सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट और सबसे सेफ माना जाता है। लेकिन आपका इन्फेंट में अगर L3 से L4 पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ये वाला पोजीशन है क्या है? सबसे सेफ साइट है, सबसे क्या है? सेफ है। इसीलिए इन्फेंट में L4 से L5 पर और एडल्ट में L3 से L4 पे लंबर पंक्चर किया जाता है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी इंजरी ना हो। और एक बात और आपको बता दें, ये वाला क्वेश्चन से अभी वाले नॉर्सेट में भी पूछा गया था। नॉर्सेट 5 का भी क्वेश्चन है। और ये जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, अभी जितना भी सीरीज चल रहा है, सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक बार नहीं बहुत बार आया है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन
सेम लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज घुमा करके पूछेंगे। यही सारे क्वेश्चंस ही हर एग्जाम में आते हैं, जो कि ये सब कॉमन क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के या फिर लैंग्वेज चेंज करके। ये सब क्वेश्चंस आपको रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अगर रॉन्ग होंगे तो आप बहुत ही आगे पीछे आपका रैंक हो सकता है। नेक्स्ट है, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। बोल रहा है कि जो यूरिनरी कैथेटर है उसको प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन उसको रोकने के लिए किस चीज़ से, पुलिंग से रोकने के लिए, अवॉइड पुलिंग को रोकने के लिए कहाँ पे आप उसको टेप कीजिएगा, कहाँ पे उसको चिपका दीजिएगा ताकि पुलिंग ना हो। तो पहला है अपर थाई, ठीक है, ये क्योंकि जो इनर अपर थाई, यहाँ पे अगर ये भी रहता इनर अपर थाई पे उसको क्या कर दिया जाता है, टेप कर दिया जाता है, उसको टैप कर दिया जाता है ताकि वो क्या हो, पुलिंग उसका ना हो। लोअर थाई नहीं, लोअर थाई पे नहीं करेंगे। हिंड थाई यहाँ पे भी नहीं होगा, फुट पे भी नहीं होगा। तो बेस्ट हम लोग का आंसर क्या है, अपर इनर थाई पे क्या कर दिया जाता है, उसको टेप कर दिया जाता है, क्योंकि जो फॉलिक कैथेटर यूरिनरी कैथेटर जो है वो पुल ना हो, बार बार पुल ना हो। क्योंकि यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे जो बलून होता है उसको फुलाया जाता है, अगर मतलब जो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ के अंदर डाल करके उसके बाद क्या होता है कि उसको फुलाया जाता है। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये बैलून फुला हुआ है, अगर वो चीज़ अगर पुल होता है बाई एक्सीडेंटली भी, अगर ये यूरिनरी कैथेटर अगर पुल होगा तो ये बैलून तो अभी तो इन्फ्लेट ही है, क्योंकि जब तक उसमें एयर आप जो वाटर आप डाले हैं, जो NS आप डाले हैं यहाँ पे, जो अगर NS डाले हैं इस बैलून में, तो अगर NS जब तक निकालिएगा नहीं तब तक तो ये बैलून फुला रहेगा। और एक्सीडेंटली अगर ये पुल हो जाता है तो क्या होगा, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट की इंजरी हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है कि आपको प्रॉपरली उसको टैप कर देना है ताकि उसको वहाँ पे पुलिंग ना हो। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा अपर थाई, इनर अपर थाई पे इसको टैप किया जाता है इससे बचाने के लिए। नेक्स्ट है द टर्म OSCE स्टैंड फॉर, मतलब रेफर की, इसका मतलब बेसिकली यही पूछा गया है कि ओस्की बोल सकते हैं इसको, ओस्की का क्या इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार और बहुत जगह आ चुका है। तो क्या इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। स्ट्रेटजिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नहीं, ये चीज़ नहीं होता है। ये क्या स्ट्रेटजिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, नहीं। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है, नहीं। इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसका राइट आंसर है, जो कि ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। इसको आप लोग को एक बार याद कर लेना चाहिए इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स इज, बोल रहा है कि क्या मतलब जो कोलैबोरेशन किया जा रहा है, कोलैबोरेशन करके अगर आप कोई भी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं उसको क्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट कर देना आपको क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर इन अ ग्रुप टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स। बोल रहा है कि एक रजिस्टर्ड नर्स है और ये प्रोफेशनल नर्स, यानी एक जो रजिस्टर्ड नर्स है और साथ साथ में उसको हो सकता है एक्सपीरियंस है, उसके डायरेक्शन के द्वारा बाकी सब काम एक ग्रुप ऑफ पेशेंट में वो डिवाइड किया गया है और बांटा गया है और वो काम कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये एक यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि एक टीम वर्क की तरह काम हो रहा है, क्योंकि एक वहाँ पे टीम लीडर है, एक क्या है, एक टीम लीडर की तरह कौन काम कर रहा है, रजिस्टर्ड नर्स एक टीम लीडर की तरह काम कर रहे हैं और बाकी जो भी काम को जो है बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और प्रॉपरली एक ग्रुप ऑफ पेशेंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक टीम वर्क की तरह समझ में आ जा रहा है कि एक टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे आप लोग। यहाँ पे पूरा है कि क्या इसको केस मेथड बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे केस मेथड नहीं बोलेंगे। केस मेथड में ये होता है क्योंकि केस मेथड में एक केस यानी एक चीज़ आपको दे दिया गया उसी को आपको करना है, उसको केस मेथड बोला जाता है। प्राइमरी मेथड में एक ही नर्स प्रॉपरली एक चीज़ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेशेंट का लेती है, उसको प्राइमरी नर्स बोला जाता है। तो ये भी चीज़ हम लोग का क्वेश्चन में नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन में क्या निकल के आ रहा था कि एक रजिस्टर्ड नर्स यानी जो एक लीडर की तरह काम कर रहा है उसके अंडर में डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीम मेथड बोला जाता है। और फंक्शनल मेथड में क्या होता है कि सपोज डेट एक एक काम एक एक फंक्शन कि स्पेशलाइज्ड लोगों को बांट दिया गया। मान लेते हैं एक स्टाफ को बोल दिया जाएगा कि सिर्फ क्या आप करेंगे, सिर्फ कैनुलेशन आप करेंगे, एक को बोल दिया जाएगा कि बेड मेकिंग एक कोई करेगा। तो ये सब क्या होता है कि फंक्शनल, एक फंक्शन उसको दे दिया गया स्पेसिफिक फंक्शन, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा, उसको फंक्शनल मेथड माना जाता है।
तो लेकिन हम लोग का ऑप्शन में क्या था, टीम मेथड, जो कि हम लोग का करेक्ट बैठ रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो कि यहीं हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट है बेड सोर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई। बोल रहा है कि बेड सोर्स को कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेड सोर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यहीं हम लोग का करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, 2 आवरली चेंज करना होता है पोजीशन को, चेंज पोजीशन ऑफ द पेशेंट, चाहे वो बेड रीडन हो या फिर उसको अगर बेड रीडन नहीं भी है तो भी आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, 2 आवरली पोजीशन चेंज करना है। अगर पेशेंट मतलब जो अनकॉन्शियस है तो आपको पेशेंट जो स्टाफ नर्स वहाँ पे रहेंगे, नर्सिंग ऑफिसर, वो डायरेक्टली वो खुद 2 आवरली पेशेंट का पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। मे भी अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम दे दिया होता है कि कितने कितने घंटे पे, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 4 घंटे पे चेंज करेंगे, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है आपका 2 आवरली हो जाता है ऑप्शन का आंसर इस क्वेश्चन का, अगर चेंज करके बोलता तो ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। अगर फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज किया जाएगा तो बेड सोर्स को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मसाज द रेडेंट एरिया। बोल रहा है कि इसमें क्या कि जो भी अगर एरिया अगर रेड हो गया है तो उसको क्या मसाज करेंगे, नहीं, कभी भी जो एरिया अगर रेड हो गया है तो उसको मसाज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ हार्ड मैट्रेस, नहीं, कभी भी हार्ड मैट्रेस का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैट्रेस का यूज होता है तो उसमें कौन सा होता है, एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस भी आता है, वाटर मैट्रेस आता है, उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन हार्ड मैट्रेस वहाँ पे यूज नहीं होता है। जो कि यहाँ पे बोल रहा है हार्ड मैट्रेस, तो हार्ड मैट्रेस नहीं होगा, एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस का यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर जो होता है पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे मैट्रेस पे, जिसकी वजह से पेशेंट का जो बॉडी होता है उससे बहुत ही कम प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी में क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। तो ये क्या है, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग जो है ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ये तो ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उसको बेड सोर हो गया, उसके बाद कई ऑप्शन बता रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रिवेंटेड बाई, किससे क्या करेंगे जो कि वो होने से बच जाएगा, प्रिवेंट ही हो जाएगा, यानी बेड सोर होगा ही नहीं। तो उसका क्या है कि उसको फ्रिक्वेंटली उसके पोजिशन को चेंज करते रहना है, जो कि अप्रॉक्स 2 आवर, हर 2 घंटे पे पोजीशन उसको चेंज करना पड़ता है पेशेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कंटेंट रेगुलर मिलते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि जो KGMU आपका यहाँ पे KGMU और नॉर्सेट को टारगेट करके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ये KGMU का एग्ज़ाम 26 को है, 26 के बाद हम लोग मेनली फोकस हम लोग का रहेगा नॉर्सेट पे। तो अभी KGMU का पेपर है, इसीलिए अभी हम लोग मौसबी और सौंदर्स को नहीं टच कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ KGMU में जो है ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। KGMU में कोई भी हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्सेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, अभी हमने आपको बता दिया 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी लड़े थे, तो ये नॉर्सेट में भी हेल्प करेगा। नॉर्सेट में ये होता है कि लगभग अप्रॉक्स जो है 60% क्वेश्चन जो है वन लाइनर होते हैं, और बाकी जो 40% जो क्वेश्चन होते हैं जो कि लेंथी होते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग मॉर्सबी और सौंदर्स को अगर देख लेते हैं एनक्लेक्स को, तो हम लोग का वो भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगर बाकी सबके वीडियो आपको मिलते रहे, जो भी कोई अपडेट आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।